नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। लखीमपुर के तिकोनिया में हुई हिंसा के मामले में आशीष मिश्रा समेत 14 लोगों पर आरोप तय कर दिए गए हैं। आईपीसी की धारा 302, 307, 120 बी में आरोप तय किया गया है। धारा 326 समेत कई गंभीर धाराओं में आरोप तय किए गए हैं। आशीष मिश्रा पर अब हत्या का मुकदमा चलेगा। कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं आशीष मिश्रा और अब इनके ऊपर हत्या का मामला मुकदमा चलेगा। दरअसल याचिका इन्होंने जमानत की लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने खारिज कर दिया। आईपीसी की धारा 302, 307 और 120 बी में आरोप तय किए गए हैं और हत्या का मुकदमा इनके ऊपर चलेगा। यानी कि आशीष मिश्रा की मुश्किलात जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है, लगातार बढ़ती जा रही हैं। धारा 326 समेत कई धाराओं में मामला अब इनके ऊपर चलाया जाएगा। जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लखीमपुर के तिकोनिया में हुई हिंसा के मामले में अब आशीष मिश्रा के समय 14 अन्य लोग भी हैं जिन पर अब कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। आईपीसी की धारा 302, 307, 120 बी में आरोप तय किए गए हैं। और राम हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए हैं। राम, आशीष मिश्रा के ऊपर अब आरोप तय हो गए हैं और बड़ा झटका ऐसे कहेंगे कोर्ट से, क्योंकि जमानत याचिका भी अब खारिज हो गई है आशीष मिश्रा की। शिवम, आपको बता जिस तरीके से आशीष मिश्रा मोनू की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही, जिस तरीके से 302 के तहत जो मामले में सुनवाई होगी, तो कहीं ना कहीं जो तिकोनिया हत्याकांड में जिस तरीके से किसान पक्ष बराबर दलील दे रहा था, बराबर उनका कहना था कि इस हत्याकांड में जो मंत्री के पुत्र हैं आशीष मिश्रा मोनू, उनकी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए उन्होंने यहां से लेके सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। तो वहीं आपको शिवम बता जिस तरीके से कहीं ना कहीं आशीष मिश्रा मोनू को 302 के तहत जो सुनवाई होगी, तो एक बड़ी मुश्किल इनकी बड़ी है। शिवम, मुश्किलात तो लगातार बढ़ गई, लेकिन विपक्ष भी आरोप लगाता था सरकार पर कि अजय मिश्रा के बेटे हैं आशीष मिश्रा टेनी, इसलिए लगातार सरकार उनको संरक्षण दे रही है, उनको बचा रही है। अजय मिश्रा पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? तो एक बड़ा कहेंगे इसे विपक्ष के लिए भी, विपक्ष के पास अब मुद्दा भी नहीं रहेगा आशीष मिश्रा का। बिल्कुल शिवम, जिस तरीके से गृह राज्य मंत्री के पुत्र हैं, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी मौजूदा सांसद भी हैं और भारत सरकार के मंत्री भी हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जिनका पुत्र जब इन्वॉल्व हुआ, जो दंगल का प्रोग्राम हो, जिस तरीके से किसान आंदोलन के दौरान जघन्य एक हत्याकांड हुआ, जिस तरीके से पूरे देश में जिस तरीके से चर्चाएं थी, तो कहीं ना कहीं जो पीड़ित पक्ष थे, जो नेता किसान पक्ष के नेता राकेश टिकैत भी लखीमपुर खीरी में 48 घंटे धरना प्रदर्शन दिया था। उनकी मांग थी कि जिस तरीके से जो रसूख का इस्तेमाल किया जा रहा है, अपने पिताजी का रसूख का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिताजी इनके बड़े गृह राज्य मंत्री हैं और जिस तरीके से सुनवाई हुई है, तो कहीं ना कहीं एक अहम रोल निकल के आया है। शिवम, बिल्कुल अहम रोल निकल के तो आया है। इसके साथ ही अब कोर्ट ने इनकार कर दिया है जमानत देने से। तो आशीष मिश्रा टेनी का अगला रुख क्या होगा? किसी अपर कोर्ट में जाकर वो इस मामले को सुनवाई के लिए याचिका दाखिल करेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक मामले को ले जाएंगे, क्योंकि 14 अन्य लोग भी हैं। और वो कौन कौन से 14 लोग हैं जिन पर ये मामले दर्ज हैं, किन किन धारा में पूरा मामला दर्ज हुआ है? राम, तो जरा विस्तार से समझाइए। जी शिवम, आपको बता दें जो धारा 302 है, 307 है, 148 है, 120 भी है, जो गंभीर धाराओं के तहत जो मुकदमा दर्ज हुआ है, उन मुकदमे में अगर बात की जाए तो जो इनके गाड़ी, जो थार गाड़ी थी, जिस तरीके से लोगों का कहना है, किसानों का कहना है कि जो थार गाड़ी की जो अगला शख्स बैठा था वो सुमित मोदी है। जो सुमित मोदी वही मोदी है जो राइट हैंड बिल्कुल माना जाता था और जो इनका राइट हैंड आशीष मिश्रा मोनू का माना जाता था। गाड़ी के ऊपर उसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था। वहीं अगर बात की जाए तो अहम बात देखा जाए तो एक अंकित दास हैं जो बड़े व्यवसायी हैं, लखनऊ के अंदर उनका बड़े बिल्डर का काम है, तो कहीं ये इनका एक बड़ा रोल, उनका भी 120 बी में शामिल हुए हैं, तो वो भी उन्हीं के साथ में जेल में बंद हैं। और जिस तरीके से मामला आया है, तो कहीं ना कहीं मुश्किलें सभी की बढ़ गई हैं। नहीं, हत्या का मुकदमा इस पे चल रहा है और आशीष मिश्रा टेनी इनकार करते रहे हैं लगातार इस पूरे आरोप से। उनके पिता इनकार करते रहे, हालांकि कोशिशें तो जारी हैं। अब जमानत याचिका खारिज कर दी गई है, तो आगे क्या रुख रहने वाला है? हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, याचिका दाखिल करेंगे? जी बिल्कुल शिवम, आपको बता जो इनके वकील हैं अवधेश सिंह वकील जो हैं, इनसे बात की गई। इनका ये कहना है कि उच्च न्यायालय में हम जाएंगे, इस फैसले के लिए हम आगे की पैरवी करेंगे। जिस तरीके से 302 का मुकदमा चलाया जा रहा है, इस मुकदमे में आशीष मिश्रा मोनू इन्वॉल्व नहीं थे, तो जिस तरीके से इनके वकीलों का भी कहना है कि हम लोग लगे हैं, जो उच्च न्यायालय के फैसले का हम इंतजार करेंगे और आगे जाएंगे। शिवम,
चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राम, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर समस्तीपुर से मिल रही है, बिहार से, जहां पर ज्वेलर्स की दुकान पर 1 करोड़ की लूट हो गई है। 1 करोड़ से अधिक की ज्वेलरी, नकदी की लूट बदमाशों ने की है। 5 बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नक्कू स्थित हीरा ज्वेलर्स में ये लूट की घटना सामने आई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दर्शकों को दे रहे हैं इंडिया वॉइस पर। समस्तीपुर में ज्वेलर्स के यहां से लूट हुई है। 1 करोड़ की ज्वेलरी की लूट हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। 5 बाइक सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच की बात पुलिस लगातार कह रही है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर दिन दहाड़े 5 बाइक सवार बदमाश आते हैं और हथियारों की दम पर इस लूट की घटना को अंजाम दिया जाता है। समस्तीपुर, बिहार की घटना देखिए किस तरह से यहां पर लूटपाट चल रही है। अब पुलिस कार्रवाई की बात करें, मामला दर्ज कर लिया गया है। 5 बाइक सवार बदमाश आते हैं और ज्वेलरी की शॉप पे ज्वेलर्स को धमकाकर, कारोबारी को धमकाकर कट्टे की नोक पर लूट की जाती है। सुनील ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। सुनील, कब और कैसे हुई ये घटना, कौन थे आरोपी, कुछ पता चल पाया अब तक? जी बता दें, समस्तीपुर में बेलगाम अपराधियों के सामने पुलिस बिल्कुल बेबस और लाचार बनी है। बेखौफ अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं। जहां 5 की संख्या से अधिक डकैती आते हैं और हीरा ज्वेलर्स पर पहले जो संचालक है और कर्मी है उनको पिस्टल पर की नोक पर लेते हैं और उन्हें से सैलो टेप जो होता है उन्हें बंधक मुंह पर चिपकाया जाता है बंधक बनाकर। और एक जो इस पूरी लूटपाट में जो महिला जो है पहले रेकी करती है, ग्राहक बनकर आती है और उसको उसके निशानदेही पे जो पहले से घात लगाए हैं वो अपराधी आते हैं और लूट सारे सामान जो स्वर्ण आभूषण, कैश और जो कीमती सामान जो दुकान में थे उस सबको लूट कर फरार हो जाते हैं। सुनील, कौन थे ये आरोपी, इनका कोई पहले से आपराधिक रिकॉर्ड है क्या, और इसके साथ साथ जिस ज्वेलरी शॉप में इस लूट की घटना को अंजाम दिया गया, देखिए ये एक्सक्लूसिव फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं दर्शकों को सबसे पहले इंडिया वॉइस पर। ये ज्वेलरी शॉप है जहां पर इस लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। ठीक है सुनील, कुछ सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं क्या? ये ज्वेलर्स, माफ कीजिएगा, ये आरोपी कहां से आए थे, क्या पहले भी अन्य वारदातों में शामिल रह चुके हैं? पुलिस क्या कह रही है, कब तक इन्हें पकड़ लेने का दावा कर रही है? पुलिस के लिए बिल्कुल ये चुनौती है। पुलिस कार्रवाई की बात करती है, लेकिन यहाँ पर जो सदर डीएसपी साहबान हबीब फाकड़ी से मैंने बात की, उन्होंने बताया कि पुलिस कार्रवाई कर रही है और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है और जल्द इसको उद्भेदन किया जाएगा। ठीक है, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन जब आरोपी दाखिल हुए ज्वेलरी शॉप के अंदर, जब वहां पर कौन कौन मौजूद था? कारोबारी मौजूद थे और कुछ ग्राहक भी मौजूद थे क्या इन बदमाशों ने, इन लुटेरों ने उन्हें धमकाया, उन्हें धमकी दी, या सीधे गए और लूट की और वहां से फरार हो गए? क्या कहना है जो ज्वेलर्स है वहां उस दुकान के मालिक है उनका? सुनील, इसमें पूरी रेकी की जाती है। उसमें ग्राहक दुकान में हीरा ज्वेलर्स में पहले महिला एक आती है और स्वर्ण आभूषण दिखाने की बात कहती है और धीरे धीरे वो बहुत सारा आभूषण देखने के लिए जाती है। फिर उन्होंने कॉल के माध्यम से, जैसा दुकान संचालक है उन्होंने बताया कि फिर उन्होंने किसी से फोन पे संपर्क किया और बात करके, और अन्य जो उनके साथी थे वो धमक पड़ते हैं और पिस्टल के नोक पर उन्हें पहले बंधक बनाते हैं और उनके मोबाइल फोन जब्त और उनके मुंह पर जो टेप चिपका देते हैं और जो भी सामान कीमती है, स्वर्ण आभूषण, कैश, सब बोरे में भरकर लेकर फरार हो जाते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सुनील, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। तो ज्वेलर्स की शॉप में लूट हुई है, समस्तीपुर से आपको खबर बता रहे हैं। मुफस्सिल थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना, जहां पर 5 बाइक सवार बदमाश आते हैं और धमकी देकर हथियार की दम पर लूट कर चले जाते हैं। 1 करोड़ से ज्यादा की ज्वेलरी की लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। और बात रायबरेली की कर लेते हैं, जहां पर जिले की ट्रैफिक व्यवस्था धड़ाम हो गई है। लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर लग रहा घंटों का जाम, और जाम के चलते एम्बुलेंस और स्कूल के बच्चे भी फंस जा रहे हैं। बशरावा कस्बे के मेन चौराहे पर ये जाम लग गया। यातायात विभाग की निष्क्रियता का परिणाम आप देखिए, किस तरह से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। लंबा जाम, वाहनों की लंबी कतारें, और जिसके चलते आवागमन अवरुद्ध हो गया। एम्बुलेंस बीच में फंस गई।
एम्बुलेंस में एक गंभीर मरीज भर्ती था और स्कूल वैन, जो स्कूली बच्चे होते हैं वो स्कूल से घर जा रहे होते हैं, वो रास्ते में फंस जाते हैं, लेट स्कूल पहुंचते हैं, लेट घर पहुंचते हैं। ये आलम है। क्योंकि आलम ये क्यों है? क्योंकि ट्रैफिक जो पुलिस है वो लापरवाह है, निष्क्रिय है, वो सही से ध्यान नहीं दे रही। रायबरेली से खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर जिले की ट्रैफिक व्यवस्था धड़ाम हो गई है। यातायात विभाग की निष्क्रियता का पूरा परिणाम है। इसी के चलते ये जाम लग रहा है। लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर घंटों जाम लगा रहता है। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से धूप के अंदर लोग फंस रहे हैं, एम्बुलेंस फंस गई। अब बताइए, मरीज अगर कोई गंभीर है, मरीज इस एम्बुलेंस में है और इस तरह से जाम लग जाएगा तो क्या अष्ट होगा उस मरीज का? उसे 2 घंटे बाद अस्पताल पहुंचना है, उसे ऑक्सीजन पर रखा जाना है, उसे वेंटिलेटर पर रखा जाना है और ऐसे जाम में फंस जाएगा कोई मरीज तो क्या स्थिति होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। और कितना निष्क्रिय है यातायात विभाग, वो भी आप देख लीजिए। राजू जुड़ गया हमारे साथ, हमारे संवाददाता। राजू, हर रोज ये जाम लगता है क्या ऐसे ही लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर? जी बिल्कुल, बता दें, अगर रायबरेली प्रयागराज राजमार्ग की बात करें तो रायबरेली जिले के अंतर्गत जैसे जैसे मुंशीगंज बाईपास हो गया और इस तरह से कई कस्बे पड़ते हैं, हरचंदपुर कस्बा हो गया, बछरावा कस्बा हो गया, इस तरह से जो कस्बे पड़ते हैं उस पे अक्सर जाम देखने को मिलता है। अब बात की जाए अगर जाम की, तो जाम में अगर जाम जब लगता है तो घंटों जाम लगा रहता है और इस तरह से जो आने वाले राहगीर हैं उनको भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। जबकि आपको ये भी बता दें कि इस मार्ग से होकर कई जिले के मरीज जो है लखनऊ मुख्यालय तक के लिए सफर करते हैं, जिनको जरूरी इमरजेंसी में अस्पताल तक पहुंचना होता है। लेकिन अगर जाम में वो फंस जाते हैं तो घंटों घंटों तक जाम में फंसे रहते हैं। और वहीं बात की जाए अगर अधिकारियों की, तो जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो पूरी तरह से अनजान बने रहते हैं और जाम में हजारों के तादाद में जो है लोग फंसे रहते हैं। और इस तरह से अगर देखा जाए तो स्कूली वाहन, जो बच्चे छुट्टी होने के बाद बच्चे अपने घर के जाने के लिए जो बच्चे होते हैं वो भी इसी जाम में फंस जाते हैं, जो घंटों जो है इस जाम में फंसे रहते हैं। और आपको ये भी बता दें कि जो इस तरह से लगातार ये जाम लगा रहता है, जाम का कारण ये होता है कि जो पटरियों पर हाईवे राजमार्ग की पटरियां होती हैं कस्बों में, उस पे जो ठेलिया वाले होते हैं और पटरी दुकानदार होते हैं, इस तरह से वो दुकान लगाकर जाम की समस्या को अक्सर बनाए रहते हैं। लेकिन वही परिवहन विभाग और स्थानीय प्रशासन की बात करें बिल्कुल तो राजू, हम देख रहे हैं तस्वीरों में, देखिए किस तरह से लंबी लाइन लगी हुई है वाहनों की। अरे भाई, किसी को अपने घर जल्दी पहुंचना है, किसी को दफ्तर पहुंचना है, किसी को अर्जेंट मीटिंग में पहुंचना है और तो और किसी मरीज को अस्पताल में जाके वेंटिलेटर पर लेटना है, वो जाम में फंसा हुआ है। स्कूली बच्चे परेशान हो रहे हैं बेचारे, वो जाम में फंसे हुए हैं। क्या कर रही है ट्रैफिक पुलिस? एकदम निष्क्रिय हो गई है। क्या कहना है वहां के ट्रैफिक एसपी डीएसपी का? क्यों काम नहीं किया जाता? क्यों लापरवाही बरती जा रही है? जी बिल्कुल, बता दें कि रायबरेली के जिले में जो व्यवस्था है, इसको लेकर जिले के जो पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी हैं उनके द्वारा भी परिवर्तन किए गए हैं। ट्रैफिक सीओ का चार्ज छीनने के बाद नए ट्रैफिक सीओ बनाए गए हैं, लेकिन उसका कोई असर रायबरेली जिले में नहीं दिखाई पड़ रहा है, जिसको लेकर लगातार अधिकारी और जिम्मेदार जो कर्मचारी हैं वो लगातार उदासीन बने हुए हैं। और वो कहीं भी, अगर रोडों पे बात की जाए तो रोड पे कहीं भी ट्रैफिक सिपाही तक नहीं देखने को मिलता है। और इस तरह से साफ साफ देखा जाए, हालांकि अगर बात करें जो बछरावा कस्बे में जो जाम लगा हुआ है, वहां से चंद कदम की दूरी पर थाना है। मेन मार्ग पर रायबरेली प्रयागराज राजमार्ग पर ही चंद कदमों की दूरी पर बछरावा थाना है, लेकिन वहां पे अगर देखा जाए तो एक सिपाही तक नहीं आया जो जाम को छुड़ा सके। जी बहुत शुक्रिया आपका राजू, और उम्मीद करते हैं कि जो प्रशासन, ये जो यातायात व्यवस्था है वो जल्द ही दुरुस्त होगी और इस खबर का संज्ञान भी प्रशासन सरकार लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका राजू तमाम सारी जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं और खबर है जहां पर महापरिनिर्वाण दिवस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन किया है। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर पटना में हाईकोर्ट के पास पुण्यतिथि के अवसर पर राष्ट्रीय समारोह का आयोजन किया गया। नीतीश कुमार ने बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अंबेडकर जी के प्रति मन में बहुत भाव है और उन्होंने इतने अच्छे ढंग से समाज की रचना की, ये बात उन्होंने कही। बाद में हम सब लोग जाकर के एक चीज को देखे हैं, उनके प्रति तो हम लोगों के मन में बहुत ही ज्यादा एक भाव है कि इन्होंने इस प्रकार से इतना अच्छे ढंग से संविधान की रचना की और सबसे बड़ी बात है कि समाज के हर तबके के उत्थान के लिए बात किया।
आज जो सोच लीजिए कि एक गरीब तबके को कैसे पढ़ने का अवसर इनको दिलाया गया किनके द्वारा, और उसके बाद इन्होंने कितना अच्छा काम किया, तो ये सब चीज तो इतिहास में है ही ना। तो इसलिए सब कुछ बाद में हम सब कुछ जा करके एक एक चीज को देखे हैं, उनके प्रति तो हम लोगों के मन में बहुत। बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी ही सरकार के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि 44 साल के बाद एक बार फिर से कृषि व्यवस्था में बदलाव को लेकर प्राइवेट बिल लाने की तैयारी की जा रही है। वर्तमान सरकार की गलतियों के चलते आज बिहार के किसान को हर साल घाटा हो रहा है। आज बिहार में चावल 2200 रुपए प्रति किलो हेक्टेयर का उपज है, तो वहीं पंजाब में 4800 रुपए प्रति किलो हेक्टेयर की उपज है। साथ ही उन्होंने कहा कि शीतकालीन सत्र में प्राइवेट बिल लाया जाएगा, जिसका नाम होगा कृषि उपज और पशुधन विपणन एवं मंडी स्थापना विधेयक। 44 साल बाद हम लोग विधेयक प्राइवेट बिल लेके आ रहे हैं, और मेरी जानकारी में अभी विधानसभा में 44 साल से पुराना कोई विधायक नहीं है। पुराने भी जितने हैं हाउस में वो 77 के बाद ही वाले हैं, 77 वाले हैं, उससे पहले के नहीं हैं। तो ये पहली बार है, ये तो अभी पता चलेगा हम लोगों को कि बिल आने दे रहा है लोग कि नहीं आने दे रहा है। इसकी 1-2 दिनों में बातें साफ हो जाएंगी। यह पार्टियों को समर्थन देने के लिए हमारे एक बिल नहीं आए हैं, ये बिहार की जनता और कृषि क्षेत्र में लगे हुए लोगों के समर्थन देने के लिए कानून है। 44 साल बाद हम लोग विधेयक। उधर झारखंड में आरजेडी ने खुद की सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। रांची प्रदेश कार्यालय में आरजेडी के नेता अपने तेवर में दिखे। कहने को तो मौका प्रदेश स्तरीय के नेताओं की बैठक और नए प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत का था, लेकिन निशाने पर हेमंत सोरेन सरकार रही। मौके पर आरजेडी के नेता प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव का जोरदार तरीके से स्वागत तो किया गया, पर इस मौके पर आरजेडी के नेता खुद की गठबंधन सरकार को अपनी उपेक्षा को लेकर ही नाराज दिखे। प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव ने यहां तक कह दिया कि अगर स्थायी मुख्यमंत्री बने रहना है, अंगद की तरह पांव जमाए रखना है, तो आरजेडी के साथ लेकर चलना होगा। सीएम हेमंत सोरेन अपने मन की कर रहे हैं, आरजेडी की उपेक्षा की जा रही है, ये बात उन्होंने कही। संगठन के नाते एक सीमा तक ही इसे बर्दाश्त किया जाएगा, ये बात उन्होंने कही। आरजेडी इस बात को लेकर तैयारी भी कर रही है कि आने वाले चुनाव में उनकी पार्टी किस तरह से चुनाव लड़ेगी। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने चेतावनी नहीं दिया है, सलाह दिया। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को सुझाव दिया है कि अगर परमानेंट मुख्यमंत्री रहना है और अंगद की तरह पांव को जमा के रखना है, तो राष्ट्रीय जनता दल को आपको साथ लेके चलना होगा। साथ तो है, तो फिर नाराजगी क्यों? बहुत से ऐसी बातें हैं जो मुख्यमंत्री जी अपने मन से कर रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल को उपेक्षा कर रहे हैं। तो एक संगठन है, एक समय सीमा तक उसको हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने चेतावनी नहीं दिया है, सलाह दिया। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को सुझाव दिया है कि बात बलिया की कर लेते हैं, जहां पर झाड़ियों में नवजात का शव मिला है, नवजात शिशु मिला है, माफ कीजिएगा। नारायणपुर गांव के बाहर झाड़ियों में नवजात मिला है। सूचना के बाद पुलिस पहुंची और एक महिला को सौंपा गया है नवजात को। बांसडीहा कोतवाली थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर झाड़ियों में नवजात शिशु मिला है। बलिया से खबर, बिहार के बलिया से, जहां नारायणपुर गांव के बाहर झाड़ियों में नवजात मिला है। सूचना के बाद तत्काल पुलिस पहुंची और पुलिस ने एक महिला को इस नवजात बच्चे को सौंप दिया है। बांसडीहा कोतवाली थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। बिहार के बलिया में एक नवजात को पाया गया, झाड़ियों में नवजात पड़ा था, जिसके बाद पुलिस को सूचना स्थानीय लोगों के द्वारा दी गई। घटना का संज्ञान लेते हुए पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और नवजात को एक महिला के सुपुर्द फिलहाल किया गया है। बलिया से खबर है, जहां पर झाड़ियों में नवजात शिशु मिला है। ये देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, नवजात बच्चा, मासूम बच्चा। इसको कोई शख्स इसे झाड़ियों में फेंक गया था, जिसके बाद किसी ने इसको, राहगीर ने इसे देखा और पुलिस को इस पूरे मामले की खबर दी गई, सूचना दी गई। करुणेश पांडे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। करुणेश, एक नवजात शिशु जो झाड़ियों में पाया जाता है, हालांकि पुलिस ने एक महिला के सुपुर्द कर दिया है, लेकिन क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? कितने दिन का ये बच्चा है और किसने इसे फेंका? पुलिस अब तक पता लगा पाई है क्या? जी,
मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि बलिया का बाहरी थाना क्षेत्र का नारायणपुर गांव का मामला है, जहां पर एक नवजात शिशु को झाड़ियों में किसी ने फेंक दिया था। जब नवजात शिशु की रोने की आवाज आई तो ग्रामीणों ने उसको पुलिस को सूचना दी और पुलिस के सूचना पे पुलिस वहां पर पहुंची और उसको झाड़ियों से निकाल करके और एक स्थानीय महिला को सौंप दिया। लेकिन यह एक ममता को शर्मसार करने देने वाली घटना है, जिसको लेकर के क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं भी बनी हुई हैं। लेकिन पुलिस कुछ पता लगा पाई है क्या करुणेश, कितने दिन पुराना बच्चा है, कब फेंका गया था, बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ है कि नहीं, उसे इलाज की किसी प्रकार की जरूरत तो नहीं है, और कौन फेंक के गया था इस बच्चे को, विस्तार से बताएं। बिल्कुल, यह बच्चा 1 से 2 दिन का ही बताया जा रहा है और बच्चा अभी तो बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन फिर भी जिसको सौंपा गया है उसने वो जिला चिकित्सालय पर लेकर के गया, उसका चेकअप वोकअप करवाया और जो भी कुछ उपचार के लिए जो डॉक्टर को जो दवाएं कुछ दी है, लेकिन अभी बच्चा फिलहाल में स्वस्थ है। चलिए ठीक है करुणेश साहब, बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। झाड़ियों में नवजात शिशु मिला है और इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने एक महिला के सुपुर्द इस बच्चे को कर दिया। लेकिन फिलहाल जानकारी ये निकलकर सामने आई है कि नवजात एकदम स्वस्थ है, उसका अस्पताल में चेकअप कराया गया, वहां वो पूर्ण रूप से ठीक पाया गया। 1 से 2 दिन पुराना बच्चा बताया जा रहा है, नवजात बताया जा रहा है। आज ही के दिन साल 1992 को बाबरी मस्जिद गिराई गई थी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 6 दिसंबर यानी कि बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी को देखते हुए हाई अलर्ट की घोषणा की गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच ड्रोन से निगरानी की जा रही है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। साथ ही रामनगरी में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति पर नजर भी रखी जा रही है। होटल और धर्मशालाओं की भी चेकिंग की जा रही है। पूरे जिले में धारा 144 लागू है। लाख प्रयासों के बावजूद भी जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं फतेहपुर में सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। चिकित्सकों की मनमानी के चलते लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। महिला अस्पताल का ऐसा ही एक मामला सामने आया जिसमें बिंदकी कोतवाली के दरवेशाबाद की एक महिला को प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती करा लिया गया, लेकिन फिर चिकित्सक ने तकनीकी समस्या बताकर कानपुर ले जाने की सलाह दे दी। लाख आरजू मिन्नत के बाद भी उसे अस्पताल से भगा दिया गया, जिसके चलते महिला ने फुटपाथ पर एक बच्ची को जन्म दे दिया। फिलहाल मां बेटी ठीक हैं, स्वस्थ हैं, लेकिन जिस तरह से आम लोगों के साथ अस्पताल का रवैया गैर जिम्मेदाराना बना हुआ है, उससे किस तरह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कंडीशन थी, यहाँ से जब निकाल दिया हालत के लिए तो हमने कहा रिफर नहीं करना। हम लेके जा रहे थे हॉस्पिटल, ये जो आगे चौराहा पड़ता है, तो यहाँ जो जयप्रकाश लोधी का बंगला है एडवोकेट साहब का, उन्हीं के बंगले के साथ ऑटो रिक्शा में डिलीवरी मतलब मोटर उड़ गए, तो वहीं डिलीवरी करा करके फिर वापस ले गए। नॉर्मल कंडीशन थी, यहाँ से जब निकाल दिया इनको देखो, हाँ। इसको कानपुर ले जाइए, हाँ। कानपुर इसको ले जाइए, रिफर करिए, हम नहीं रोकेंगे, हाँ। हम कहीं रोक ले कहीं फूली हम कहीं नहीं, ऐसे लड़का को बच्चा हो जाएगा, कहीं नहीं हम नहीं रखेंगे यहाँ। अच्छा, ले जाइए। किसने कहा था? डॉक्टर ने? हाँ, इधर रहे डॉक्टर रहे हैं। पैसे से मांग क्या? नहीं, हमसे कुछ नहीं मांगी ना पैसा, उनका बात ना है। उनको जो मरीज है उनके अटेंडेंट कंप्लेन करेंगे, हमें रिटन लिखित देंगे और फिर उस पर जांच करी जाएगी कमेटी गठित करके। जांच में जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। बात संभल की कर लेंगे, जहां पर बहजोई थाना इलाके के बहजोई मार्ग पर तेज रफ्तार 2 बाइकों की आमने सामने से भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंची और मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। तो हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, 4 लोग घायल हुए हैं। संभल की खबर आपको बता रहे हैं, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आमने सामने 2 बाइकों की भिड़ंत हुई थी। हमारे पास 6 लोग आए थे, जिसमें 4 लोग जो हैं घायल हैं और 2 लोग मृत हैं। तो घायल गंभीर है क्या है? नहीं, हल्की चोट है, उनको रेफर कर रहे हैं दिल्ली सुरक्षा के लिए। हमारे पास 6 लोग आए थे, जिसमें 4 लोग जो हैं घायल हैं और 2 लोग मृत हैं। तो घायल गंभीर है क्या है? नहीं, हल्की चोट है, उनको रेफर कर रहे हैं दिल्ली सुरक्षा के लिए।
हमारे पास 6 लोग आए थे, जिसमें 4 लोग जो हैं घायल हैं और 2 लोग मृत हैं। तो घायल गंभीर है क्या है? नहीं, हल्की चोट है, उनको रेफर। बाइक दोनों बाइक की 2 बाइक आमने सामने भिड़ी हैं। इसमें कितने लोगों की मौत हुई है? 2 लोगों की बताई थी कि 83 के 2 लोगों की हुई है। क्या क्या नाम है, पता है कुछ इनके? मेरे अच्छा, घायल कितने हैं इसमें? घायल ये 2-3 लोग 4 लोग घायल हैं। 4 लोग। हादसा कहाँ पर हुआ ये? 83 में हुआ। तो बात सिंगापुर की कर लेते हैं, जहां पर किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का पहला बयान सामने आया है। लालू यादव ने कहा है कि वो ऑपरेशन के बाद अच्छा महसूस कर रहे हैं। ये सब लोगों की दुआ प्यार का नतीजा है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने कहा अपनी किडनी लालू यादव को दरअसल डोनेट की थी। लालू यादव का जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन था वो सफल भी रहा और ये पहला बयान उनका सामने आया। आप लोगों ने सब दुआ किया, अच्छा फील कर रहे हैं, हम अच्छा फील कर रहे हैं आप लोग। और बात मोतिहारी की, जहां पर एक दिव्यांग नाबालिग बच्ची के सामूहिक दुष्कर्म का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि एक दूसरी घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। एक के बाद एक गंभीर घटनाओं को अंजाम देकर अपराधी पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। कल नाबालिग के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म की गुत्थी को पुलिस सुलझा भी नहीं पाई थी कि आज नाबालिग के साथ रेप करके गला रेतकर उसकी हत्या करने का मामला सामने आया है। दोनों ही घटना संग्रामपुर थाना क्षेत्र में घटी हैं। एक दिन पहले से गायब नाबालिग का शव आज दूसरे दिन बांसवाड़ी से ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने बरामद किया है। बता दें कि नाबालिग के घर से मवेशियों के लिए घास काटने गई थी। गायब होने के बाद परिजनों ने काफी खोजबीन की, जिसके बाद परिजनों ने संग्रामपुर थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराने के लिए आवेदन देना चाहा, लेकिन थाना पुलिस ने आवेदन देने से इनकार कर दिया। 2 दिनों से गायब राजनंदिनी का शव आज दरियापुर पंचायत के पंचभिड़वा बांसवाड़ी से मिला है। मामले में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करके हत्या की आशंका जताई गई है। मैनपुरी लोकसभा का उपचुनाव संपन्न होने के बाद देर रात आगरा रोड पर नवीन गल्ला मंडी में ईवीएम मशीनों को सुरक्षित स्ट्रांग रूम में रख दिया गया है। ईवीएम मशीनों में लोकसभा के 6 प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो गई है। स्ट्रांग रूम में आसपास कड़ी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। स्ट्रांग रूम के पास सीआरपीएफ के जवान भी तैनात किए गए हैं। वहीं 8 तारीख को उपचुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे। बुलेटिन में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं।